A very good morning to all of you. Good morning, sir. In the last class, we have completed our activity or turnover ratios. Today we will start profitability ratios और जिनको हम income ratios भी बोलते हैं. बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या इनकम रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि हाउ एफिशिएंटली द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग या हाउ एफिशिएंटली द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कंप्लीटेड. तो द मेन ऑब्जेक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इज टू अर्न प्रॉफिट. हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा है, किस पर्पज से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करता है? फॉर द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. विदाउट प्रॉफिट इट इज इम्पॉसिबल, without earning profit it is impossible to remain in the market. अगर आप प्रॉफिट जनरेट करोगे तो ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो, उनको कवर अप करने के बाद प्रोप्राइटर्स को क्या मिलेंगे? रिटर्न मिलेंगे. तो बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड फॉर द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. So the main object of every business concern is to earn profit. A business must be able to earn adequate profits in relation to the capital invested in it. यानी जो कैपिटल का आपने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कैपिटल के ऊपर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे तो ईयर ऑन ईयर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती चली जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ लॉस एंड वन डे योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी क्लोज्ड. The efficiency and the success of a business can be measured with the help of profitability ratios. The following are the important profitability ratios. अब आपको 10 ratios given है under the profitability ratios और income ratios, जिसमें से 5 हम आज पढ़ेंगे और 5 में पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर. आज हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशो. इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. फिर हम पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट रेशो. और लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 5 रेशोज हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में. पहला कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. सेकेंड इज ऑपरेटिंग रेशो. थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद और भी हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये 5 रेशियोज की, इन 5 रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम करेंगे आज कंप्लीट. और अगर कुछ टाइम रिमेनिंग रहा तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना सिलेबस करेंगे कंप्लीट. आओ देखो पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो.
ग्रॉस प्रॉफिट जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे, सेम वही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स, यानी हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज कवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, के नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना पोर्शन ग्रॉस प्रॉफिट से कवर अप होता है। इस रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज फॉर्म में, इसलिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। आंसर आएगा आपका परसेंटेज फॉर्म के अंदर। बोलो क्लियर? यस सर। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से लेस कर दूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो क्लियर? यस सर। और ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर दिया, आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? और हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस माइनस all direct expenses, the resultant figure will be your gross profit। बोलो क्लियर? ये ट्रेडिंग अकाउंट से लिया है मैंने। ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो, क्रेडिट साइड में आप लिखते थे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा। जो रिजल्टेंट फिगर अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो क्लियर? यस सर। अब चाहिए आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस मतलब नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंटरी, कुछ भी बोल लो। या फिर हम बोले नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर लो, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। या फिर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस है तो मैं बोलूंगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड कर लो ग्रॉस लॉस, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बोलो क्लियर? यस सर।
सर इस रेशो का कोई स्टैंडर्ड है क्या? आंसर इज नो। लेकिन जितना ज्यादा ये रेशो होगा, हायर द रेशो द बेटर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालोगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स आप इंक्लूड नहीं करोगे। यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में अगर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू इंक्लूडेड है तो उसको आप करोगे माइनस। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. अब देखो ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल है। हायर द प्रॉफिट मार्जिन बेटर इट इज फॉर द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द बेटर इट इज। नो आइडियल स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड फॉर दिस रेशियो, but the gross profit ratio should be adequate enough not only to cover the operating expenses but also to provide for depreciation, interest on loans, dividends and creation of reserves। यानी gross profit इतना तो हो कि जो हमारे operating as well as non operating expenses हैं उनको cover up करने के बाद शेयर होल्डर्स को adequate amount of dividend distribute हो जाए और कुछ रिजर्व्स का भी क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाए। बोलो क्लियर। Yes, sir. The ratio is compared with earlier years ratio and important conclusions are drawn from such comparison। For example, if there is a decline in the gross profit ratio in comparison to the previous year, मान लो previous year में हमारा gross profit ratio था 90%, करंट ईयर में ये हो गया 80%, तो भाई ये जो डिक्लाइन आया 10% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं भाई? या तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो इन्वेंट्री आपने परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, या फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इनकर किए ड्यूरिंग द ईयर, वो इन कंपैरिजन टू सेल्स ज्यादा इंक्रीज हुए। मतलब कि आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज हायर थी और उस प्रोपोर्शन में आपने अपने सेल्स प्राइस इंक्रीज नहीं किए। भाई होता है ना कि कई बार गुड्स हमें चीप रेट पे मिल जाते हैं और अगर सेल प्राइस सेम मेंटेन करो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा अगर सेल्स उसी लेवल की हुई है तो। लेकिन मान लो किसी ईयर में आपके जब गुड्स आपने परचेज किए वो आपको कॉस्टली पड़े क्योंकि मार्केट में चीप रेट पे अवेलेबल नहीं थे, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जैसे आपने वेजेस किए, कैरियज इनवर्ट्स किए, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, ऑयल गैस एंड पावर, लाइक दैट जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो आपके ज्यादा हो गए किसी पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन उस प्रोपोर्शन में आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई या उस प्रोपोर्शन में आपने अपने सेल्स प्राइस को इंक्रीज नहीं किया। क्योंकि अगर सेल प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो जरूरी नहीं है कस्टमर आपसे गुड्स परचेज करेगा। मान लो आपके कॉम्पिटिटर्स सेल प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे तो आप भी सेल प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर सेल्स प्राइस इंक्रीज करोगे तो कस्टमर डाइवर्ट हो जाएगा, आपके पास से चला जाएगा और किसी और ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स परचेज कर लेगा। तो रिलेटिवली आप सेल्स प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पाए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डिक्लाइन आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, इट मे बी कंक्लूडेड दैट प्राइस ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड, freight, wages and other direct charges may have gone up, but the selling price may not have gone up in proportion to the increase in cost। बोलो क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, आपने अपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर लिए क्योंकि जो आपने पहले सेल्स प्राइस डिसाइड कर रखा था उसके ऊपर आपको प्रॉपर सेल्स नहीं मिल रही थी, तो सेल्स प्राइस आपने रिड्यूस किए। लेकिन जिस प्रोपोर्शन में आपने सेल्स प्राइस रिड्यूस किए उस प्रोपोर्शन में आपकी कॉस्ट रिड्यूस नहीं हुई, कॉस्ट आपकी स्टिल हायर है। दैट इज व्हाई योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल डिक्लाइन।
in comparison to the previous year gross profit ratio. Third point है, there may be misappropriation, theft or pilferage of inventory during the year. Misappropriation यानी आपने उन गुड्स का मिसयूज कर लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स नहीं हुआ, थेफ्ट और पिल्फरेज यानी चोरी हो गया माल, तो उस वजह से भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्लाइन कर जाएगा इन द करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर. आई होप ये होगा क्लियर. बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. फिर कभी कभी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही प्रोडक्ट में डील नहीं करता, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करता है. जैसे आईटीसी कंपनी है, कन्फेक्शनरी आइटम्स में भी डील करती है, टोबैको आइटम्स में भी डील करती है. ठीक है ना? तो जो मोर प्रॉफिटेबल गुड्स हैं, अगर उनकी सेल्स रिड्यूस हो जाए इन कंपैरिजन टू द लेस प्रॉफिटेबल गुड्स, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है दैट विल रिड्यूस, दैट विल डिक्लाइन. बोलो क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखते हैं. मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में किस वैल्यू पे शो किया जाता है? कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, इसी पे दिखाते हैं. तो अगर मान लो आपकी कॉस्ट तो हाई 1 लाख रुपीज, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एट द एंड ऑफ द ईयर, आपने उसको परचेज तो किया था 1 लाख रुपीज पे, लेकिन इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट प्राइस हमारी रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि मार्केट में ये अवेलेबल है ओनली 60,000 रुपीज पे. तो भाई आप 60,000 पे ही तो बुक करोगे फिर क्लोजिंग स्टॉक को. तो 40,000 रुपीज से आपके ग्रॉस प्रॉफिट भी तो डिक्लाइन होंगे. यस और नो? Yes, sir. तो ये भी एक रीजन है करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डिक्लाइन कर जाए. बोलो क्लियर हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? No, sir. नाउ नेक्स्ट रेशो जो आज हमें पढ़ना है वो है सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो. This ratio expresses the relationship between cost of revenue from operations and revenue from operations. यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस operating incomes divided by revenue from operations into 100. इसको चाहो तो ले लो ब्रैकेट into 100. यानी this ratio expresses the relationship between cost of revenue from operations plus operating expenses minus operating incomes and revenue from operations. This ratio is also expressed in percentage form. Into 100 कर दिया तो आंसर आएगा आपका परसेंटेज फॉर्म में. बोलो क्लियर? बोलो भाई, Yes, कोई sir. डाउट है क्या इसमें? अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में तो आप अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर पढ़ के आए हो कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूलाज हैं. अब बात आती है कि व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.
And what are operating incomes? Beta, operating expenses are those expenses which are incurred by the business organization in the normal course of business. यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे आप जो एक्सपेंसेस करते हो या जो एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन की मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज या नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. क्लियर है? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? इसमें आपके आ जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस यहां पर आ जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. यहां पर आ जाएगा आपका डेप्रीसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस. यहां पर आ जाएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. इसके अलावा आपका आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, इसके अलावा आ जाएगा आपका बेड डेट्स, और बड़े ध्यान से सुन लेना, इसके अलावा आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स. मैंने डिफरेंट कलरिंग में इसीलिए लिखा है ताकि आप इस चीज को समझ पाओ. केवल इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स यानी जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, लाइक दैट, वो ही आएंगे. सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, वो नहीं आएंगे. नहीं बेटा, वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं. वहां पर लोन लिया जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो लोन्स लिए जा रहे हैं. तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स होगा वो कहां पर आएगा? वो आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर. बोलो क्लियर? यस सर. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, दैट्स ऑल. सर रेंट रिसीव्ड नहीं, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है. इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है. वो तो इन्वेस्टमेंट में मिलता है इंटरेस्ट और डिविडेंड. तो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट करना है या प्रोडक्शन करना या ट्रेडिंग करना? सर प्रोडक्शन करके उसको सेल करना फिनिश गुड्स को, या एक जगह से रेडीमेड गुड्स हमने परचेज किए और दूसरी जगह प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमने सेल कर दिया, यानी आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो. तो वहां पर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम्स हैं या गेन्स हैं. In the same way, non-operating expenses and losses like loss on sale of non-current assets, loss by fire हो गया, loss by theft हो गया, loss by earthquake हो गया. इसके अलावा interest on long-term loans, interest on debentures, ये सब क्या हैं? ये non-operating nature के expenses and losses हैं. These expenses and losses will not be considered while calculating operating ratio. बोलो क्लियर? यस सर. सर इस रेशो के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इस रेशो के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लोअर द रेशो बेटर इट इज. हम कहेंगे लोअर द रेशो बेटर इट इज
from the point of view of business organization. ऐसा क्यों? Why lower the ratio better it is? Because जितना ज्यादा ये रेशो लो होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल होगा. भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग इनकम्स जितना कम होगा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मार्जिन उतना ही तो ज्यादा बढ़ेगा. तो लोअर द रेशो द बेटर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बोलो क्लियर क्या? Yes, sir. यहां भी एक चीज का ध्यान रखना, जब आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो इन्वेंट्री चाहे ओपनिंग हो क्लोजिंग हो उसमें स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल शामिल नहीं करोगे. ठीक है? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देख लो, पेज नंबर है 14.60. ऑपरेटिंग रेशियो इज अ मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. द रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना पोर्शन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ने एब्सॉर्ब कर लिया. एब्सॉर्ब कर लिया यानी उसने सोख लिया. एब्सॉर्ब करना यानी कितना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कितने पार्ट को कवर अप कर लेता है. मान लो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 6 लाख रुपीज और मैं कहूं भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 5,80,000 रुपीज. तो भाई ओनली प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20,000 रुपीज. अब अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम हो जाए 580 से 480 पर आ जाए तो मैं कहूंगा अवेलेबल प्रॉफिट मार्जिन फिर इंक्रीज कर जाएंगे. 20,000 की जगह 1,20,000 हो जाएंगे. बोलो क्लियर? Yes, sir. लोअर द ऑपरेटिंग रेशियो द बेटर इट इज बिकॉज इट विल लीव हायर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को. आई होप ये होगा क्लियर. आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. मैं थोड़ा ज्यादा देर पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को. नेक्स्ट क्लास कितने बजे आप लोगों की? 9:15 पे ही है. इको की इकोनॉमिक्स की है ना? Yes, ma'am. Sorry, sir. तो मैं ज्यादा इकोनॉमिक्स की है मैथ्स की थोड़ी ना है तो ज्यादा देर पढ़ाऊंगा मैं. नेक्स्ट रेशियो है आपका Eco की ही है, sir. तो मैंने और क्या बोला? मैंने यही तो बोला इकोनॉमिक्स की तो है ना. नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इनटू 100 कर दो ना, ये आ जाएगा आंसर परसेंटेज फॉर्म में. अब जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. हायर द रेशियो द बेटर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेल्स का उतना पोर्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब्सॉर्ब करेगा. इसका मतलब है जो रिमेनिंग पार्ट है, अरे भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस करोगे तो आपका कॉस्ट पार्ट आ जाएगा. तो कॉस्ट पार्ट जितना कम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. एंड हायर द प्रॉफिट्स द बेटर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बोलो क्लियर? Yes, sir. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर लो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस.
और ऐड कर दो ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दो। बोलो क्लियर है? यस सर। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स में अभी आपको ऑपरेटिंग रेशो में पढ़ा के आया हूं, एक बार उनको रीड करो, हाँ जी बेटा जी, पढ़ा आपने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स वही मिले होंगे जो मैंने आपको बताए थे। यस सर। अब ध्यान रखना, जो चीजों को एक्सक्लूड करना है वो उन्होंने वही बता रखा है बुक के अंदर कि जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, और जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम्स या गेन्स हैं उनको कंसिडर नहीं करना। ध्यान रखना, इनकम टैक्स भी कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है ना। इनकम टैक्स डिडक्ट मत कर देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आते इनकम टैक्स, ठीक है सर। अब कई बार क्या होता है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और क्वेश्चन में आपको गिवन होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, और क्या गिवन होगा आपको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गिवन होंगे, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गिवन होंगी, इनकम्स एंड गेन्स गिवन होंगे। तो याद करो, जब आप 11th क्लास में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो नेट प्रॉफिट आप लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आपका टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड करता था टोटल ऑफ डेबिट साइड को। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स हम लेस कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो? यस सर। यस। So if in the question net profit, non-operating expenses and losses and non-operating incomes and gains are given and you are required to calculate operating profit, then for the calculation of operating profit following formula will be used. Formula is net profit, add करो non-operating expenses and losses और less करो non-operating incomes and gains. I hope ये होगा आपको clear. अब एक बहुत अच्छा रिलेशन है ऑपरेटिंग रेशो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में। क्या रिलेशन है? ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। अगर आपने ऑपरेटिंग रेशियो 75% कैलकुलेट कर लिया तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल टू 25%। बोलो क्लियर? यस सर। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चंस के अंदर। अब है आपका नेक्स्ट रेशो नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स मत ले लेना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस into 100 is equal to dash 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 percent. यानी this ratio expresses the relationship between net profit and revenue from operations. बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आई थिंक
higher the ratio, the better it is from the point of view of business organization, क्योंकि सेल्स के कंपैरिजन में हमारे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितने ज्यादा होंगे ऑर्गेनाइजेशन उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, उतना ही एफिशिएंट होगा। यस और नो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस कर दो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऐड कर दो ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। लेस कर दो टैक्स, आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है तो आप लेस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लेस कर दो टैक्स, आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अरे भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आगे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, जो आपके एक्सीडेंटल लॉसेज होते हैं जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, सब आ गए, सब आ गए। और लास्ट में लेस कर दो टैक्स, तो आपके ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आई होप क्लियर होगा ये। बोलो जी, कोई डाउट है? No, sir. लास्ट जो आज हम रेशो पढ़ रहे हैं वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसी को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, और इसी को हम और बोलते हैं यील्ड ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे आपने क्या यील्ड किया, क्या अर्न किया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को शो करता है। दिस रेशो एक्सप्रेसेस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। दिस रेशो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी रेशो क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, that will be your return on investment या return on capital employed या rate of return or yield on capital। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ बताने की जरूरत है? पढ़ के आए थे आप सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर, जहां पे हमने पढ़ा था डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। यस और नो? Yes, sir. तो कैपिटल एम्प्लॉयड वही असेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड, असेट साइड अप्रोच। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलना है तो लायबिलिटी साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, और अगर असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या बोल दो नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। हाँ, अगर कोई फिक्टिटियस असेट्स है तो असेट साइड अप्रोच के फॉर्मूले में भी उसको लेस करेंगे और लायबिलिटी साइड के फॉर्मूले में भी उसको लेस करेंगे। बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. ये रेशो भी जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्योंकि
लॉन्ग टर्म फंड्स पे जितना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उस पे जितना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही अच्छा है। बोलो जी, क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा आज हमने ये 5 रेशो कंप्लीट किए। अब करेंगे कल की क्लास के अंदर रिमेनिंग 5 रेशोज, और फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं। मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। आई थिंक वेडनेसडे आवर सिलेबस विल बी ओवर। उसके बाद जिस भी चैप्टर में आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप रेज करोगे और बैक टू बैक हम एनसीईआरटी की बुक में से आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व आउट करते जाएंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके बेटा, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड बाय। Bye, sir.